नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीकी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज है 7 जनवरी और सीटेट का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है, जिसमें बाल विकास, पर्यावरण, गणित, हिंदी, संस्कृत के आज जो प्रश्न पूछे गए उसके 31 प्रश्न आज हम लेकर आए हैं। एक व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 9329062285, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं यदि आज आपका पेपर हो तो, या फिर आने वाले तारीख को यदि आपका पेपर हो तो ये नंबर आप सेव कर लीजिएगा। और जैसे ही एग्ज़ाम हॉल के बाहर निकले आप चैट के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि कौन कौन से आज प्रश्न पूछे गए हैं या फिर कौन कौन से टॉपिक से आज प्रश्न पूछे गए। इस प्रकार से आप हमें चैट के माध्यम से बता सकते हैं इस व्हाट्सअप नंबर पर। तो ये जरूर कर लीजिएगा ताकि जो आने वाले बच्चों का पेपर है उनको थोड़ा सा पता चल सके कि किस प्रकार के प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इस वीडियो के माध्यम से आपको उन्हीं प्रश्नों को बताया जाएगा जो बच्चों के द्वारा बताया गया है। तो आप कमेंट्स के माध्यम से ये नहीं कहिएगा कि सर ये प्रश्न नहीं पूछा गया था। यदि आज आपका एग्जाम है और इन प्रश्नों में आपको लग रहा है कि सर ने ये प्रश्न नहीं बताया है तो उन प्रश्नों को आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। और सभी बच्चों से मैं अनुरोध करूंगा जो ये वीडियो देख रहे हैं सभी एक बार हमारा जो कमेंट सेक्शन है उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, ताकि जो प्रश्न यहाँ पर मैं नहीं बता पा रहा हूँ बच्चों के द्वारा यदि आपको बताए जा रहे हैं तो उनको भी आप पढ़ लें। तो यहाँ पर एक प्रश्न आज पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने ज्योमेट्री चिंतन विकसित किया है। ये मैथ्स पेडागोजी में पूछा गया था और आज ही सुबह 8 बजे हमने वेन हिले से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न और उनकी जो थ्योरी है उनके बारे में बताया था। सुबह 8 बजे यदि आप वो क्लास देख के गए होंगे तो ये प्रश्न आपने गलत नहीं किया होगा। निम्नलिखित में से किसने ज्योमेट्री चिंतन विकसित किया था, तो वो कौन होंगे? वेन हिले होंगे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, हाल ही में हमने वो वीडियो अपलोड किया है। देखिए एक प्रश्न पूछा गया था, सगरमाथा कहाँ स्थित है। यहाँ पर देखिए सगरमाथा कहाँ पर स्थित है, ये प्रश्न आज पूछा गया था। तो ये कहाँ पर है? नेपाल में। देखिए जो माउंट एवरेस्ट है उसे नेपाल में सगरमाथा कहा जाता है। याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सगरमाथा कहा जाता है। ये सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसके बारे में तो आप सभी को पता होगा। और कहाँ पर माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए माउंट एवरेस्ट को संस्कृत में क्या कहा जाता है, तो देवगिरी कहा जाता है। तिब्बती में चोमो लुंगमा कहा जाता है। चीनी भाषा में रोमनिकृत हम जाने तो यहाँ पर चूमू लोंगमा फेन कहा जाता है। और पिनियन में यहाँ पर कोमो लांगमा फेन कहा जाता है। और नेपाल में इसे सगरमाथा कहा जाता है, जिसके बारे में आज पूछा गया था कि सगरमाथा कहाँ पर स्थित है, तो ये नेपाल में स्थित है। पत्थर और लकड़ी के घर कहाँ होते हैं। यहाँ पर देखिए इतना छोटा सा प्रश्न नहीं पूछा गया था, और भी कुछ ऐड था इसके आगे, लेकिन प्रश्न इसी प्रकार का पूछा गया था, यानी कि मनाली से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। पत्थर और लकड़ी के घर कहाँ होते हैं, तो याद रखिएगा ये कहाँ पर होते हैं? मनाली में होते हैं। किस राज्य में खेती के लिए जमीन लॉटरी से मिलती है, यह प्रश्न आज पूछा गया था। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? मिजोरम। याद रखिएगा मिजोरम राज्य में खेती के लिए जमीन लॉटरी पर मिलती है। एक मैथ्स में प्रश्न पूछा गया था 900999990 के योगफल में से क्या घटाए कि परिणाम कितना हो आपका? 2,50,000 हो। तो यहाँ पर आपको इन तीनों को जोड़ना था और इसमें से इसको घटा देना था। जो उत्तर आएगा वो जो आपका संख्या आएगी वो आपका उत्तर रहेगा। देखिए इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2,71,188। यहाँ पर इन तीनों को जोड़ने पर आया, और इन तीनों को जोड़ने पर 2,71,188 में से हमने 2,50,000 को घटा दिया और आपका आंसर क्या निकल कर आया? 21,188। तो 21,188 आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न ट्रेन से पूछा गया था कि एक ट्रेन की चाल क्या होगी जिसकी दूरी 504 किलोमीटर है, उसका जो समय है वो कितना है? 7 घंटा है। तो यहाँ पर देखिए चाल निकालना था। चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। दूरी कितनी है? 504 किलोमीटर है, और घंटे कितने हैं? तो 7 घंटे हैं। तो 504 बटे 7 हम यहाँ पर करेंगे, और 7 से हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा आपका? 72, यानी कि 72 किलोमीटर। तो यहाँ पर 72 किलोमीटर आपका राइट आंसर होगा। यदि एक लड़की को दांतों में और हड्डियों में दर्द हैं या फिर कमज़ोर हैं तो आप क्या खाने को कहेंगे। यहाँ पर देखिए एक लड़की है जिनके दांत और हड्डियाँ कमज़ोर हैं या फिर उसमें दर्द है, तो आप उसे क्या खाने को कहेंगे। अब 4 विकल्प में क्या था इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, मैंने अपने हिसाब से यहाँ पर लिखा है उसको दूध खाने की आवश्यकता है। फलों का वो सेवन कर सकती है, पत्तेदार सब्जियाँ वो खा सकती है, साथ में यदि वो मांसाहारी या मांसाहारी खाती है तो मछली भी वो खा सकती है। तो इस प्रकार से आप उन्हें खाने को कहेंगे। अब विकल्प में क्या थे इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि एक लड़की की मातृभाषा हिंदी है, वहाँ विद्यालय जाती है और वहाँ इंग्लिश पढ़ना सीखती है। यहाँ निम्नलिखित में से किसको दर्शा रहा है, तो ये भाषा अधिगम को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? ये भाषा अधिगम को दर्शा रहा है।
देखिए यहाँ पर एक थीम पूछी गई थी और पूछा गया था, 4 थीम दे दी गई थी आपसे और पूछा गया था कि इनमें से कौन सी थीम अलग है। तो वहाँ पर एक विकल्प मौसम था और मौसम आपकी अलग थीम थी, तो मौसम आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। हिंदी में दिन और रात में समास पूछा गया था, दिन और रात में कौन सा समास है। तो दिन और रात यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे, दिन और रात में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। निराशा का संधि विच्छेद पूछा गया था। निराशा का संधि विच्छेद क्या होता है, निह धन आशा, और जहाँ पर विसर्ग लगा होता है वहाँ पर हमेशा कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। सफलता में आज प्रत्यय पूछा गया था, सफलता में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो याद रखिएगा सफलता में ता प्रत्यय लगा हुआ है। मिजोरम के समवर्ती राज्य पूछे गए थे कि मिजोरम के समवर्ती राज्य कौन कौन से। देखिए मिजोरम से डेली प्रश्न पूछा जा रहा है, वहाँ का नृत्य कल पूछा गया था, उसके पहले भी नृत्य पूछा गया था लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया गया था। मिजोरम से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो याद रखिएगा मिजोरम के समवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, असम, त्रिपुरा और मणिपुर, ये मिजोरम के समवर्ती राज्य है। यहाँ पर आज NAP 2020 का उद्देश्य पूछा गया था। आप 4 विकल्प में कौन सा उद्देश्य दे रखा था इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। यहाँ पर जो NAP 2020 का उद्देश्य होता है वो सर्वांगीण विकास करना होता है छात्रों का, या फिर सभी छात्रों तक शिक्षा पहुँचाना होता है NAP 2020 का उद्देश्य। एक प्रश्न और पूछा गया था कि यदि पेड़ों को काटा जा रहा है तो उससे क्या क्या हानियां हो रही है, ये प्रश्न पूछा गया था। अब क्या है कि पेड़ों के काटने से बहुत सारी हानियां होती हैं। अब 4 विकल्प में कौन कौन सी हानियां दे रखी थी इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मेरे अनुसार यहाँ पर 4-5 हानियाँ मैंने लिखी, जैसे कि प्राकृतिक परिवेश में हरियाली कम होती है, हवा युक्त छाया में कमी होती है, आंधी और बाढ़ का खतरा बढ़ता है, भूमिगत जल स्तर घटता है और वातावरण में गर्मी बढ़ती है। ये सभी यदि हम पेड़ काटते हैं तो उसकी वजह से होता है। क्रोध में कौन सी संज्ञा है, ये पूछा गया था, तो याद रखिएगा क्रोध में कौन सी संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। देखिए मधुमक्खी, स्लॉथ, इन दोनों से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनसे जितने भी प्रश्न बन रहे हैं उन सभी के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप आज कूट में आंसर आपसे पूछा गया था, मधुमक्खी के संबंध में 4-5 विकल्प दे रखे थे और उसमें कूट में आपको आंसर देना था कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर कल भी मैंने बताया था मधुमक्खी से संबंधित जो विकल्प यहाँ पर इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं उनके बारे में, और आज भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि कल भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जो सबसे अच्छा समय होता है मधुमक्खी पालन का वो कौन सा होता है, अक्टूबर से दिसंबर का होता है, और इसके पालन को क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। सर्वाधिक मधुमक्खी पालन लीची के पेड़ पर उपयुक्त रहता है। भारत में सर्वाधिक मधुमक्खी कहाँ पर पाली जाती है या फिर पालन कहाँ पर होता है, बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में मधुमक्खी का सर्वाधिक भारत में पालन किया जाता है। मधुमक्खी पालन उस क्षेत्र में सबसे अच्छा माना जाता है जहाँ पर फूल, पत्तियाँ एवं पेड़ पौधे अधिक होते हैं। कल भी मैंने आपको बताया, जिसने वो वीडियो देखा होगा, यदि उसके लिए उसको थोड़ी सी भी आज के पेपर में हेल्प मिली होगी तो वो आज हमें इस नंबर जो दे रखा है उस पर कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, और वहाँ पर कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, जो प्रश्न यहाँ पर हम नहीं बता रहे उन प्रश्नों के बारे में भी जरूर बताइएगा। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट होता है, यहाँ कॉलोनी या बस्ती में रहती है, इसके बारे में तो आपको सभी को पता होगा। मधुमक्खी के एक छत्ते में लगभग कितने किलोग्राम शहद प्राप्त होता है, तो 12 किलोग्राम शहद प्राप्त होता है मधुमक्खी के एक छत्ते से। मधुमक्खी पालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त महीना कौन सा होता है, जैसे कि मैं आपको शुरू में बताया था अक्टूबर से दिसंबर तक का होता है। मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, कुछ राजा होते हैं और श्रमिक होते हैं। मधुमक्खियाँ अपने साथियों को भोजन की सूचना किस प्रकार देती हैं, तो यह नृत्य के द्वारा देती है। किस प्रकार देती है, नृत्य के द्वारा। सलाद से संबंधित डेली प्रश्न पूछा जा रहा है। बेचारे सलाद को इस महीने भी नहीं सोने दिया जाएगा, यहाँ पर 13 जनवरी तक बेचारा वैसे ही रहेगा, यानी कि सो ही नहीं पाएगा। सलाद से डेली प्रश्न पूछा जा रहा है। जो प्रश्न पत्र बना रहा है वो सलाद के पीछे ही पड़ गया है, मधुमक्खी के पीछे ही पड़ गया है, मिजोरम के पीछे पड़ गया है। इन सभी से संबंधित डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर सलाद सप्ताह में एक दिन सोच के नीचे उतरता है। कल भी मैंने आपको बताया था, यदि आपने देखा होगा ये सेशन तो आपको जरूर एग्जाम में पता होगा इसके बारे में कि सलाद जो है वो एक अच्छा तैराक भी है। अधिकांश सलाद अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। और ये सलाद पेड़ों पर उल्टे लटक कर मस्ती से कितने घंटे सोते हैं, 17 घंटे सोते हैं। सलाद जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है। ये कितने वर्ष जीता है, लगभग तो 40 वर्ष जीता है। और सलाद अपने पूरे जीवन काल में लगभग 7 से 8 पेड़ों पर ही निवास करता है। तो सलाद के बारे में जानकारी आपको पता
होना चाहिए, क्योंकि आज भी कूट में आंसर पूछा गया था। यहाँ पर 4 विकल्प या फिर 5 विकल्प आपको दे दिए गए थे और कौन सा विकल्प सही है स्लाथ से संबंधित ये पूछा गया था। देखिए आज विकार से 2 प्रश्न पूछे गए थे और जोड़ा आपको बनाना था। यहाँ पर देखिए कल भी मैंने बताया था कौन सा विकार से कौन सी समस्या होती है और आज भी मैं आपको बता रहा हूँ। डिसलेक्सिया से पठन संबंधी समस्या होती है, डिस्ग्राफिया से लेखन संबंधी समस्या होती है, डिसकैल्कुलिया से गणित संबंधी समस्या होती है, अफेजिया से भाषा संबंधी समस्या होती है, डिस्थीमिया से तनाव से संबंधित समस्या होती है, अप्रेक्ष्य की हम बात करें तो अप्रेक्ष्या से गामा कौशल संबंधी समस्या होती है और डिस्मोर्फिया से भ्रम वाली स्थिति होती है। तो इन सभी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जब भी आपको समय मिले इनको आप याद कर सकें। चलिए अब बात करते हैं हिंदी में। जो कविता पूछी गई थी वो आशा और निराशा से संबंधित थी, जिससे लगभग 6 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कुछ व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे और कुछ कविता से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। बरगद से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। एनसीएफ 2005 से डेली प्रश्न पूछा जा रहा है आपको। एनसीएफ 2005 से संबंधित हमने या फिर कह सकते हैं कि जितने भी डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जितने भी टॉपिक से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सभी की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। एक एक करके सभी को देख लीजिएगा। प्रगतिशील शिक्षा से कल भी प्रश्न पूछा गया था, परसों भी पूछा गया था, आज भी प्रश्न पूछा गया है। बहुभाषिकता, हिंदी में बहुभाषिकता से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। थीम से डेली प्रश्न पूछा जा रहा है। पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग, इन तीनों वैज्ञानिकों को इन्होंने पकड़ कर रखा है। उन तीनों वैज्ञानिकों से डेली प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इन तीनों वैज्ञानिकों से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं, इनके सिद्धांत कौन कौन से, इनके स्तर कौन कौन से हैं, सभी को घोल के पी जाना है, ताकि जैसे ही आप एग्जाम हॉल में जाए तो एक भी प्रश्न गलत नहीं हो। जैसे ही आपको सामने आए आप डायरेक्ट टिक करें कि ये आंसर आपका सही होगा। आकलन से संबंधित आज प्रश्न पूछा गया था। ट्रेन से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। डायरेक्शन से, भिन्न से, इन सभी से प्रश्न आज पूछा गया था मैथ्स में। तो टोटल ये 31-32 प्रश्न थे जिनके बारे में आपको जानकारी दे चुका हूँ कि यहाँ प्रश्न पूछे गए थे। तो आपको एक नंबर हमने दिया है शुरू में, उस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। सेव कर लीजिएगा उस नंबर को। जब भी आपका पेपर हो, पेपर होने के बाद में, एग्जाम हॉल के बाहर आने के बाद में आप चैट के द्वारा मुंह से बोलकर बता सकते हैं कि ये प्रश्न पूछे गए थे, या फिर लिखकर भी आप बता सकते हैं, जिससे कि आने वाले जो बच्चों का पेपर है उनको पता चल सके कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो जल्दी से जितनी जल्दी हो सके आप ये करने की कोशिश करें कि किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और कौन कौन से टॉपिक पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम 31 प्रश्न लेकर आए थे। कल फिर इसी टॉपिक पर मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।